गोवा की खूबसूरत वादियां, पार्टीज और बीच, लेकिन इन सब के बीच एक बेहद खौफनाक साया। इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो गोवा के मशहूर या सच कहूं तो कुख्यात डी मेलो हाउस के रहस्य के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसी किंवदंती जिसने अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा दिए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डार्क मिस्ट्री को डिकोड करना शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हमेशा उठता है वो ये है कि क्या गोवा का ये डी मेलो हाउस सच में शापित है या फिर ये सिर्फ लोगों के दिमाग की उपज और बनाई हुई एक मड़गढ़ंत कहानी है। ये सवाल इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि इस जगह से जुड़ी जो कहानियां हैं ना, वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी हैं। लिटरली नींद उड़ा देने वाली बातें हैं। सोर्स मटेरियल से इस जगह का जो डिस्क्रिप्शन मिलता है वो सीधे दिल में खौफ पैदा करता है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। एक झुकता हुआ पेड़ जिसके तने पर अजीब से खरोचों के निशान थे, मानो किसी ने उसे नाखूनों से खुरेदा हो। बस इस इमेज को अपने दिमाग में लाइए। यह सिर्फ कोई खाली खंडर नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वहां की हर एक ईंट, हर एक पेड़ किसी भयानक दर्द और तड़प का गवाह हो। तो आइए सबसे पहले डी मेलो हाउस के इस लेजेंड के उस खूनी इतिहास पर नजर डालते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। इस पुराने पुर्तगाली ढांचे का पास्ट बिल्कुल खून से सना हुआ है। कहानी शुरू होती है इस घर में रहने वाले दो सगे भाइयों से। इन दोनों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर नफरत इस हद तक बढ़ गई थी कि एक रात इनका झगड़ा पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। बात गाली गलौज से शुरू हुई और खून खराबे तक पहुंच गई। एक भाई ने दूसरे को बड़ी ही बेरहमी से चाकू घोंपकर मार डाला। और पता है उसने बॉडी कहां छुपाई? घर के ठीक पीछे, उसी पेड़ के नीचे जिसका जिक्र अभी हुआ था। फिर कुछ ही वक्त बाद रहस्यमयी तरीके से उस दूसरे भाई की भी मौत हो गई। कहा जाता है कि उस रात की उस भयानक नफरत और धोखे ने उन दोनों की आत्माओं को हमेशा के लिए इसी भौतिक दुनिया में फंसा दिया, एक कभी ना खत्म होने वाले लूप की तरह। अब इतिहास के पन्नों से निकलकर आते हैं गोवा की उस आधी रात वाली शर्त पर, जहां से इस कहानी ने एक नया और खौफनाक मोड़ लिया। ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, लगभग 3 साल पहले की है। गोवा का एक बिल्कुल शांत बीच, रात का अंधेरा, एक बोनफायर जल रही है और हॉरर स्टोरीज के बीच लगती है एक शर्त। 19, जी हां, ये उम्र थी समर्थ की। सिर्फ 19 साल का एक जवान लड़का जो इस पूरे नाइट मेयर के सेंटर में है। अब इस उम्र में क्या होता है, इंसान निडर होता है, एडवेंचर के नाम पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार। तो जब दोस्तों ने शर्त रखी कि रात के अंधेरे में अकेले उस शापित डी मेलो हाउस जाना है और वहां की फोटो खींच कर लानी है, तो समर्थ ने बिना किसी परवाह के हंसते हुए ये डेयर एक्सेप्ट कर लिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये नादान उत्साह उस पर कितना भारी पड़ने वाला है। और यहीं से शुरू होता है एक सचमुच के खौफनाक सपने में प्रवेश। एक ऐसा रास्ता जहां से कोई वापसी नहीं थी। समर्थ अपनी स्कूटी उठाता है और अकेला निकल पड़ता है उस प्रॉपर्टी की तरफ। रात का सन्नाटा और एक पुराने खंडर की तरफ बढ़ता एक अकेला लड़का। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सब अचानक नहीं हुआ, एक पूरा प्रोसेस था। जैसे जैसे वो पास गया, सबसे पहले हवा अचानक से बेहद ठंडी हो गई, बिल्कुल फ्रीजिंग कोल्ड। फिर आसपास के जंगल के सारे कीड़े, जानवर, सबकी आवाजें बंद। एक मुर्दा खामोशी छा गई। और तीसरा, जैसे ही उसने उस पुर्तगाली घर का मेन गेट क्रॉस किया, उसके सीने पर एक दम घुटने वाला भारीपन बैठ गया, जैसे कोई उसकी छाती पर बैठ गया हो। सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। और सीने पर उस भारीपन के साथ ही एक ऐसी भयानक बदबू आई जिसे बयां करना भी मुश्किल है। सोर्स के मुताबिक ये किसी मरे हुए जानवर के सड़ने की, दम घुटने वाली बदबू थी। ये कोई आम फीलिंग नहीं थी, ये एक क्लियर सिग्नल था। उसकी हर एक सेंस चिल्लाकर कह रही थी कि ये जगह किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं है। वो बदबू ही काफी नहीं थी, अंदर का नजारा तो और भी डिस्टर्बिंग था। हॉल की दीवारों पर अजीब सी कार्टून्स बनी थी। उनके चेहरे बिगड़े हुए लग रहे थे और आंखों की जगह काले धब्बे थे। जस्ट इमेजिन, एक सुनसान अंधेरा कमरा और दीवारों पर ऐसी आकृतियां जो लग रहा हो जैसे घूर रही हैं। उन कार्टून्स की खाली काली आंखें सीधे उस अनजान घुसपैठिए यानी समर्थ को ही ताक रही थी। लेकिन वो जो एटमॉस्फेरिक डर था ना, वो अब बदलने वाला था। अब वक्त था उन अलौकिक शक्तियों से आमना सामना होने का, खतरे की सीधी दस्तक। अब तक जो सिर्फ महसूस हो रहा था वो फिजिकली सामने आने वाला था। समर्थ वहां शर्त पूरी करने गया था, राइट? उसने फोटो लेने के लिए जैसे ही अपना फोन निकाला और सेल्फी कैमरा ऑन किया, स्क्रीन पर जो दिखा उसने उसकी रूह कपा दी। कैमरे की स्क्रीन पर उसे अपने ठीक पीछे 2 परछाइयां खड़ी नजर आईं। वो घबराकर तुरंत पलटा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर। ये वो एग्जैक्ट मोमेंट था जब डर ने लॉजिक को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया था।
और फिर सन्नाटे को चीरती हुई आवाजें आईं। एक जोर की घुर्राहट, फिर एक भयानक चीख, और उसके बाद दर्दनाक कराहने के साथ दो आदमियों के आपस में लड़ने की आवाजें। ये कोई रैंडम आवाजें नहीं थी, ये एग्जैक्टली वही आवाजें थी जो लेजेंड के मुताबिक उन दो भाइयों के खूनी झगड़े के वक्त हुई होंगी। जो खौफनाक इतिहास उस मिट्टी में दफन था, वो अब जिंदा होकर समर्थ के कानों में गूंज रहा था। अब ऐसे खौफनाक माहौल में कोई क्या करेगा? जाहिर है जान बचाकर भागेगा। समर्थ का फोन, जो अभी तक फुल चार्ज था, अचानक डेड हो गया। उसने बाहर की तरफ पूरी ताकत से दौड़ लगाई, लेकिन जब वो भाग रहा था तो बाहर निकलने के रास्ते पर उसका क्या इंतजार कर रहा था? कुछ ऐसा जिसके आगे शायद मौत भी आसान लगे। यहां आकर डर अपनी सारी हदें पार कर देता है। समर्थ एक ही वक्त पर दो बिल्कुल माइंड बेंडिंग नाइटमेयर्स के बीच फंस गया था। एक तरफ वो देख रहा था कि वही दोनों भाई, जिनके जिस्म पूरी तरह सड़ चुके थे और चाकू के घावों से लगातार खून बह रहा था, वो अंधेरे में लड़े जा रहे हैं। और दूसरी तरफ, जैसे ही वो उस बड़े पेड़ के पास पहुंचा, वहां जमीन में एक कब्र जितना बड़ा गड्ढा खुल गया। उस गड्ढे में एक आधा सड़ा हुआ शरीर पड़ा था। और वो चेहरा किसका था? वो खुद समर्थ का चेहरा था। उसका अपना ही सड़ता हुआ शरीर उसे मिट्टी के नीचे खींच रहा था। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल हॉरर था जिसे कोई भी ह्यूमन ब्रेन प्रोसेस ही नहीं कर सकता। दहशत के मारे समर्थ के हाथ से जैसे ही वो फोन नीचे गिरा, उन दोनों भाइयों की लड़ाई रुक गई। उन्होंने अपनी गर्दन घुमाई। उनके सिर फूटे हुए थे, गर्दन पूरी तरह पीछे की तरफ उल्टी घूमी हुई थी। आंखें गुस्से से लाल थीं और पूरे शरीर पर चाकू के गहरे घाव थे जहां से खून टपक रहा था। वो दोनों अपनी लड़ाई छोड़कर अब धीरे धीरे समर्थ की तरफ बढ़ने लगे। उस बेहिसाब डर और दम घुटने की वजह से समर्थ के दिमाग ने हार मान ली। आंखों के आगे अंधेरा छाया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके बाद क्या हुआ? आइए इस बचाव और इस घटना के उस खौफनाक असर पर चलते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। वक्त था सुबह के 5:30 बजे का। रात का वो काला अंधेरा अब छटने लगा था। जब कई घंटों तक समर्थ वापस नहीं आया तो शर्त लगाने वाले उसके दोस्त घबरा गए और उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। ठीक 5:30 बजे उन्होंने समर्थ को उस मनूस घर के बाहर पाया, मिट्टी में सना हुआ, बिल्कुल बेहोश, बेजान सा। बस गनीमत ये थी कि उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। लेकिन सबसे दुख की बात पता है क्या हुई? जब समर्थ को होश आया और उसने रो रो कर अपनी ये पूरी खौफनाक दास्तान अपने दोस्तों को सुनाई, तो उन्होंने इस पूरी घटना को बस एक वहम या मति भ्रम बोलकर पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। सोच के देखिए, एक इंसान प्रैक्टिकली मौत के मुंह से वापस लौट कर आया है और कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा। ये स्थिति उस डरावनी रात से भी ज्यादा अकेली और मेंटली टॉर्चर करने वाली थी। और असली खौफ तो अभी बाकी था। वहां से निकलते वक्त जब समर्थ ने आखिरी बार उस डीमेलो हाउस की तरफ मुड़कर देखा ना, तो उसे बिल्कुल साफ दिखाई दिया वही दोनों सड़ते हुए भाई उस घर की खिड़की से सीधे सीधे उसी की तरफ घूर रहे थे। सोर्स में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, वे दोनों भाई खिड़की से सीधे उसी की तरफ घूर रहे थे। ये कोई धोखा नहीं था। यही वजह है कि समर्थ उसी दिन गोवा छोड़कर चला गया और आज तक उस रात के खौफ से कभी बाहर नहीं निकल पाया है। तो आखिर में ये एक्सप्लेनेशन हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या वाकई कुछ जगहें हिंसा और नफरत से इस कदर शापित हो जाती हैं कि वहां रहने वालों की आत्माएं हमेशा के लिए वहीं कैद रह जाती हैं? या फिर हमारा अपना इंसानी दिमाग ऐसी डार्क कहानियां सुनकर हमारे सबसे गहरे और काले डर को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है? क्या लगता है? सच जो भी हो, डेमेलो हाउस की एक इन्वेंटी किसी को भी सोचने पर मजबूर जरूर कर देती है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।